सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कल्पना, चिंतन और तर्क के बारे में। इन तीनों टॉपिक्स के बारे में अच्छे से हम यहाँ पर समझने वाले हैं। सबसे पहले हम कल्पना के बारे में पढ़ेंगे कि कल्पना यानी कि इमेजिनेशन क्या होता है और किस तरीके से बच्चों के अंदर इमेजिनेशन का डेवलपमेंट होता है, यानी कि कल्पना का विकास किस तरीके से बच्चों के अंदर होता है। सोचने समझने की, तर्क करने की जो क्षमता होती है बच्चों के अंदर, वो किस तरीके से धीरे धीरे डेवलप हम करते हैं या इसको डेवलप करने के कौन कौन से तरीके हैं। सिंपल सी चीज है, बच्चों को कहानियां बहुत पसंद होती हैं। हम सभी ने अपने बचपन में अपने शिक्षकों से बहुत सारे, अपने टीचर से बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी, अपने दादी बाबा से बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी, अपने माता पिता से सुनी होंगी। तो इस तरीके से जो कल्पना है, एक तरीके से जब हम कोई कहानी किसी को बताते हैं तो बच्चे कहानी में आगे ये हुआ होगा, आगे वो हुआ होगा, ये इसको किसने इस तरीके से छोड़ दिया, या किस तरीके से किसने हंस को मारा था और किस तरीके से उसको चोट लगी थी, किसने उसको बचाया, आखिर में बाद में उसका क्या हुआ होगा। ये सारी चीजें हम बैठ करके सोचते हैं। जैसे कि कोई मूवी या कोई पिक्चर हम देखते हैं तो हम सोचते हैं कि आगे अब पिक्चर खत्म हो गई, सभी लोग एक दूसरे से मिल गए, सब चीजें ठीक हो गई, तो आगे वो लोग अच्छी जिंदगी जी रहे होंगे। हम लोग यही सोचते हैं, एक तरीके से कल्पना या इमेजिनेशन ही करते हैं। तो अगर मान लीजिए कोई बच्चा स्कूल जा रहा है, एक दिन वो स्कूल नहीं गया, एक दिन जब वो स्कूल नहीं गया तो वो क्या सोच रहा होगा कि आज पहली घंटी चल रही होगी, इंग्लिश की क्लास चल रही होगी, दूसरी घंटी चल रही है, मैथ की क्लास चल रही होगी, आज सर ये चैप्टर पढ़ा रहे होंगे। वो बच्चा मन ही मन अपने स्कूल के बारे में सारी बातें सोचता है कि आज ये हो रहा होगा स्कूल में, इस टाइम पे इंटरवल हुआ होगा, मैं आज घर पे हूँ। तो इस तरीके से जो कल्पना है, इमेजिनेशन है, ये बच्चों के अंदर डेवलप होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए यहाँ पर इसके बारे में यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। कल्पना मनुष्य के नवीन आविष्कार, साहित्य सृजन, नव निर्माण आदि की देन है। कल्पना एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें गत अनुभवों को या उन वस्तुओं को जो सामने उपस्थित नहीं होते हैं उसे नवीन रूप से संगठित करके या सजा कर पुनः स्मरण किया जाता है। कल्पना में स्मृति का भी प्रभाव परिलक्षित होता है। कल्पना संवेदन, प्रत्यक्षीकरण एवं स्मृति पर आधारित होते हुए भी एक स्वतंत्र क्रिया है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि कल्पना एक चेतन एवं आश्चर्यजनक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें हम अपने पिछले अनुभव के आधार पर किसी नवीन वस्तु का निर्माण करते हैं। कल्पना का अर्थ और अधिक स्पष्ट करने के लिए कुछ मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषाएं निम्नलिखित प्रकार से दी हैं। तो वुडवर्थ के अनुसार कल्पना मानसिक प्रहसन है जब व्यक्ति पहले देखे हुए तथ्यों का स्मरण करता है तथा उसके बाद उन तथ्यों को नए नमूने में सजाता है या पुनः व्यवस्थित करता है, तो यह कहा जाता है कि कल्पना को प्रदर्शित कर रहा है। मैकडूगल ने क्या कहा है, देखिए, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैकडूगल की परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है। दूरस्थ या परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन करना ही कल्पना है, यानी कि ऐसी वस्तु जो हमको दिखाई नहीं दे रही है और जो हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से नहीं रखी है, यानी कि परोक्ष रूप से जो हमारे सामने है ही नहीं, उसके बारे में हम सोच रहे हैं, तो यही है कल्पना। बोआज ने क्या कहा है, कल्पना वास्तविक इंद्रिय उत्तेजना की अनुपस्थिति में ज्ञानात्मक अनुभव है जो प्रायः पूर्व प्रत्यक्ष से संबंधित होती है। अब देखिए कल्पना के प्रकार, तो देखिए कल्पना के प्रकारों की अगर हम बात करें तो इसका जो वर्गीकरण है वो देखिए इस प्रकार से किया गया है। यहाँ पर इमेजिनेशन दो भागों में, पुनरुत्पादकता कल्पना या पुनरुत्पादक कल्पना, रिप्रोडक्टिव इमेजिनेशन, दूसरा है उत्पादक कल्पना, प्रोडक्टिव इमेजिनेशन, और इसमें भी देखिए रचनात्मक कल्पना और सृजनात्मक कल्पना, इसको भी दो भागों में बांटा गया, उत्पादक कल्पना को भी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पुनरुत्पादक परिकल्पना होती क्या है या पुनरुत्पादक कल्पना क्या होती है, रिप्रोडक्टिव इमेजिनेशन के बारे में यहाँ पर हम समझेंगे। तो इस कल्पना में स्मृति द्वारा गत अनुभवों की प्रतिमाओं को ज्यों का त्यों चेतना में लाने का प्रयत्न किया जाता है। इनमें या इसमें जिन बातों का प्रत्यक्ष ज्ञान हो चुका होता है वे प्रतिमाओं के रूप में मन के सामने उपस्थित होती हैं। बालक द्वारा सुनी हुई कहानी को यथासंभव कल्पना के सहारे उसी रूप में अभिव्यक्त करना पुनरुत्पादक कल्पना है। यानी कि बच्चे को टीचर ने कोई कहानी क्लास में सुनाई, क्लास में कहानी सुनाई और वही कहानी जा करके बच्चा सेम टू सेम अपने छोटे भाई बहनों को या फिर अपने माता पिता को सुना रहा है, तो ये किस प्रकार की कल्पना हो गई, ये रिप्रोडक्टिव इमेजिनेशन हो गई। ठीक है, अब देखिए उत्पादक कल्पना क्या है, प्रोडक्टिव इमेजिनेशन।
तो इस कल्पना में गत अनुभवों, प्रतिमाओं आदि को एक नवीन क्रम में या नवीनता के साथ प्रस्तुत किया जाता है। और इस कल्पना के भी दो प्रकार हैं। तो पहला रचनात्मक कल्पना यानी कि कंस्ट्रक्टिव इमेजिनेशन। इस कल्पना का प्रयोग भौतिक पदार्थों के निर्माण में किया जाता है। जैसे भवन निर्माण में एक इंजीनियर पहले से कल्पना करके उसकी रूपरेखा तैयार कर लेता है कि घर में कहाँ पर दरवाजे हैं, कहाँ पर खिड़की लगेगी, कहाँ पर बेडरूम है, कहाँ पर ड्राइंग रूम है, कहाँ पर किचन है, कहाँ पर वॉशरूम है। ये सब वो पहले से तैयार करके उसकी रूपरेखा को रखता है। उसके बाद फिर उस घर का क्या होता है, कंस्ट्रक्शन होता है। तो ये कंस्ट्रक्टिव इमेजिनेशन है। अब देखिए सृजनात्मक कल्पना यानी कि क्रिएटिव इमेजिनेशन क्या है। तो इस कल्पना का प्रयोग अभौतिक वस्तुओं की रचना में किया जाता है, जैसे कि संगीत, काव्य, कहानी, उपन्यास आदि लिखने में, या संगीत को जैसे अलग अलग धुन में, या कोई भी गाना आता है तो आप देखते हो उसकी धुन क्या होती है, अलग होती है पहले के गानों से। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरीके से क्रिएटिविटी है। जो क्रिएटिव लोग होते हैं, चाहे वो संगीतकार हो या काव्य लिखने वाले, कहानी लिखने वाले या उपन्यास लिखने वाले हो। अब देखिए कल्पना के विकास, डेवलपमेंट ऑफ इमेजिनेशन। तो बालकों में कल्पना के विकास के लिए निम्नलिखित उपाय करने चाहिए, यानी कि शिक्षक क्या कर सकते हैं और माता पिता क्या कर सकते हैं बच्चे की उसकी इमेजिनेशन पावर को बढ़ाने में। तो बालकों में उत्सुकता उत्पन्न करने वाले कारकों को शिक्षक बालकों के समक्ष प्रस्तुत करें। बालकों के उत्सुक होने पर कल्पना शक्ति का विकास स्वतः होने लगता है। तो बच्चों को इस तरीके से हमें पढ़ाना है, इस तरीके से उन्हें शिक्षित करना है, इस तरीके से चैप्टर्स को पढ़ाना है कि बच्चों के अंदर उत्साह एक तरीके से बना रहे, जिज्ञासा बनी रहे, जिससे बच्चे हमसे और सारे प्रश्न पूछें। जब प्रश्न पूछेंगे तो कल्पना का विकास अपने आप होगा। काल्पनिक खेलों एवं क्रियाओं के लिए अवसर प्रदान करें तथा भाषा विकास पर ध्यान दें। छात्रों को छोटे छोटे अभिनय में भाग लेने के लिए प्रेरित करें। इससे बालकों की सृजनात्मक कल्पना शक्ति में वृद्धि होती है। छात्रों को मनमोहक कहानियां सुनाने से कल्पना शक्ति की वृद्धि एवं विकास होता है। बालकों की रुचि, रुझान साहित्य, कला एवं संगीत आदि की ओर बढ़ाने से इसमें कलात्मक कल्पना में भी वृद्धि होगी। फिर है शिक्षक एवं माता पिता द्वारा बालकों को अनोखी कल्पना से बचाने का प्रयास किया जाना, क्योंकि ऐसी कल्पना की अधिकता होने पर बालकों में मानसिक रोग उत्पन्न हो जाता है। फिर है शिक्षक को छात्रों में परिमाणवादी कल्पना विकसित करने के लिए चित्रकारी एवं रंगसाजी आदि विशिष्ट अभिरुचियों को विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। इनके द्वारा कल्पना शक्ति का विकास सही दिशा में किया जा सकता है। अब देखिए कल्पना की शिक्षा में क्या उपयोगिता है। तो देखिए, तो जो कल्पना है, देखिए बालकों को वर्तमान अनुभवों की सीमा को पार करने की शक्ति कल्पना से ही प्राप्त होती है। इसके अलावा देखिए बालक को सुदूर देशों के लोगों से संपर्क स्थापित करने की योग्यता कल्पना से ही प्राप्त होती है। इसके अलावा कल्पनाएं ज्ञान का अर्जन करने के लिए बालकों को प्रोत्साहित करके उनका मानसिक विकास करती हैं। फिर बालक को अपनी अटूट इच्छाओं एवं अभिलाषाओं को पूर्ण करने का अवसर कल्पना से ही मिलता है। बालक को अपनी रचनात्मक शक्ति का विकास करने में कल्पना ही योग देती है। जैसे कि कोई बच्चा इंजीनियर बनना चाहता है, तो जब वो इंजीनियर बनने की कोशिश करता है या पढ़ाई करता है तो अपने आप को इंजीनियर ही सोचता है। कोई डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहा है, कोई नीट की तैयारी कर रहा है, तो बच्चा यही सोच करके कर रहा है ना कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे हर हाल में डॉक्टर। तो अपने आप को डॉक्टर की पोशाक में वो बच्चा देखना शुरू कर देता है। कोई बच्चा अगर होता है हमको सिविल सर्विसेज में जाना है, मुझे आईएएस या पीसीएस बनना है, तो बच्चा उसी तरीके से सोचना शुरू कर देता है, उसी तरीके से बोलना शुरू करता है, उसी तरीके से अपने माइंड को सेट करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसी को हम कहते हैं कल्पना शक्ति। रायबर्न के अनुसार कल्पना बालक में दुख की घड़ियों में सुख की प्रतिमाएं उपस्थित करके उसे प्रसन्नता प्रदान करती है। इसके बाद है भाटिया के अनुसार कल्पना बालक को उसके कार्यों का परिणाम बताकर उसका पथ प्रदर्शन करती है। यानी कि हमको पता है कि अगर हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा होगा और सभी से हमको बहुत तारीफ मिलेगी और हमको फर्स्ट आना है तो हमको मेहनत करना पड़ेगा। तो इस तरीके से बालक को उसके कार्यों का परिणाम उसको पहले से समझ में आता है कि अगर हम मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से हमें अच्छा परिणाम मिलेगा, तो बच्चा और मेहनत करता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो कल्पना होती है एक तरीके से बच्चे का पथ प्रदर्शन करती है।
इसके बाद देखिए राय वर्ण ने क्या कहा। राय वर्ण के अनुसार कल्पना बालक के समक्ष श्रेष्ठ व्यक्तियों के कार्यों एवं आदर्शों की चित्र उपस्थित करके उनका नैतिक और चारित्रिक विकास करती है। अपने सामने जब हम देखते हैं अपने आदर्शों को, जिनको हम आदर्श मानते हैं, तो उनको हम देखते हैं कि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो बहुत ही ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि अगर वो अपने जीवन में बहुत अच्छा करके गए हैं या कर रहे हैं तो हम भी उन्हीं की जैसा बने, उन्हीं की तरह हमारे अंदर भी नैतिकता हो। ठीक है। कल्पना ही बालकों को दूसरे व्यक्तियों की स्थितियों में स्वयं को रखकर उनके सुख दुख से परिचित कराती है। वुडवर्थ कल्पना बालक की रुचियों, अभिवृत्तियों, इच्छाओं, योग्यताओं आदि को प्रकट करती है। कुशल शिक्षक इसका ज्ञान प्राप्त करके बालक की कल्पना को उचित दिशा प्रदान करके उसके संसार को सुखमय बना सकता है। बालक में उसके भावी जीवन का चित्र प्रस्तुत करके कल्पना बालक को भावी जीवन के लिए तैयारी करने में सहयोग प्रदान करती है। राय वर्ण ने कहा है कल्पना बालक को विभिन्न प्रकार की सामूहिक एवं मानसिक योजनाओं को पूर्ण करने में सहायता देकर उसका सामाजिक विकास करती है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे चिंतन के बारे में। यहाँ पर चिंतन लिखा हुआ है, चिंता नहीं लिखा हुआ है। चिंतन और चिंता में जमीन आसमान का अंतर है, याद रखिएगा। ठीक है। चिंतन बहुत जरूरी है हमें अपने भविष्य के बारे में सोचने के लिए, समझने के लिए, लेकिन जो चिंता होती है वो बहुत बेकार चीज होती है। ठीक है। चिंतन एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। चिंतन की योग्यता मानव को अन्य प्राणियों से अलग बनाती है। चिंतन से मानव सही और गलत की व्याख्या कर सकता है। इसी कारण मनुष्य को एक बौद्धिक प्राणी माना गया। विभिन्न प्रकार के आविष्कार, कला व साहित्य का ज्ञान, कठिन समस्याओं का बेहतर समाधान आदि व्यक्ति की सृजनात्मक चिंतन शक्ति के परिचायक हैं। चिंतन की प्रक्रिया में स्मरण शक्ति, मेमोरी एवं प्रत्यक्षीकरण, परसेप्शन का भी बहुत योगदान रहता है। वर्तमान में मानव जाति के अस्तित्व के लिए चिंतन बेहद आवश्यक है। वैज्ञानिक महापुरुष और दार्शनिक इस शक्ति से मानव के कल्याण और सभ्यता के विकास के लिए प्रयासरत हैं। चिंतन एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है। दैनिक बोलचाल की भाषा में सोचने, समझने एवं कल्पना करने को ही हम क्या कहते हैं, चिंतन कहते हैं। किसी समस्या का समाधान करने के लिए गत अनुभवों को नए ढंग से समायोजित करने को ही हम क्या कहते हैं, चिंतन कहते हैं। जैसे कि हमारे सामने कोई समस्या आती है तो जो हमारे जीवन के पिछले अनुभव होते हैं उन्हीं अनुभवों का प्रयोग करके हम क्या करते हैं, उस समस्या से पार पाते हैं। जैसे कि अगर कोई मैथ का कोई चैप्टर हम सॉल्व कर रहे हैं, कोई चैप्टर का सवाल लगा रहे हैं, अगर वो सवाल फंस रहा है तो फिर हम कोशिश करते हैं अलग अलग प्रकार का जो भी हमने फॉर्मूला सीखा है, जो भी सूत्र हमने याद किए, उन सूत्रों पर रख करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हम कोशिश करते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से, एक तरीके से हम क्या करते हैं, चिंतन ही करते हैं। रॉस के अनुसार चिंतन ज्ञानात्मक पक्ष की एक मानसिक प्रक्रिया है। ठीक है। वुडवर्थ ने क्या कहा, चिंतन कठिनाई दूर करने का एक मार्ग है। गैरेट ने क्या कहा है, चिंतन एक प्रकार का अंतर्निहित और गुप्त व्यवहार है जिसमें प्रतीक, विचार और प्रत्ययों को सामान्य रूप में प्रयोग किया जाता है। वैलेंटाइन ने क्या कहा है, चिंतन शब्द का प्रयोग उस प्रक्रिया के लिए किया जाता है जो किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विचारों की श्रृंखला से जुड़ी हुई है। इसके अलावा देखिए कॉलसेरिक ने क्या कहा, चिंतन कल्पनाओं एवं अवधारणाओं का पुनर्गठन है। इसके बाद देखिए चिंतन विचार, ये किसने कहा, जॉन ड्यूबी ने कहा। इसको ध्यान से देखिएगा, जॉन ड्यूबी ने क्या कहा, चिंतन विचारों की एक क्रियाशील प्रक्रिया है। चिंतन विचारों की एक क्रियाशील प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी विश्वास या अनुभव को परिणाम तक पहुंचाया जाता है। इसके बाद देखिए चिंतन की प्रकृति एवं विशेषताएं। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं चिंतन की प्रकृति एवं विशेषताएं, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थिंकिंग। ठीक है। देखिए चिंतन की प्रकृति एवं विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले जाते हैं या जा सकते हैं। चिंतन हमेशा किसी उद्देश्य की प्राप्ति, समस्या के समाधान के लिए ही हम करते हैं। जैसे कि अभी एग्जाम आने वाला है, पढ़ाई बहुत कम की है, तो अभी हमारे अंदर चिंता का भाव नहीं, चिंतन होना चाहिए कि किस तरीके से अभी हमारे पास जितना समय बचा हुआ है उसमें किस तरीके से हम मेहनत करें कि सारे सब्जेक्ट में हमारे अच्छे नंबर आए। तो ये चिंतन हो गया। चिंतन श्रृंखलाबद्ध विचार करने की क्या है, एक मानसिक क्रिया है। किसी व्यक्ति के समक्ष जब कोई नई वस्तु, क्रिया या समस्या आती है तो वह उसके विषय में सोचने विचारने लगता है, अर्थात चिंतन करने लगता है। फिर है चिंतन व्यक्ति की जन्मजात मानसिक शक्ति है जिसका विकास उसके वंशानुक्रम तथा पर्यावरण पर निर्भर करता है। भिन्न भिन्न वंशानुक्रम एवं पर्यावरण के व्यक्तियों की चिंतन शक्ति भी भिन्न भिन्न होती है। चिंतन का मूल आधार भाषा है। व्यक्ति जो भी चिंतन करता है भाषा के माध्यम से ही करता है, या यूं कहें कि इसके अभाव में चिंतन संभव ही नहीं है। कुछ भी हम सोचते हैं तो अपनी मातृभाषा में ही सोचते हैं। ठीक है। तो भाषा बहुत जरूरी है।
चिंतन में कई मानसिक शक्तियों जैसे कि अवलोकन, स्मृति, कल्पना, संश्लेषण, विश्लेषण एवं तर्क कार्य करते हैं। कभी कभी इनमें से मात्र एक, कभी कभी दो या कभी कभी दो से अधिक मानसिक शक्तियां भी कार्य करती हैं। देखिए, चिंतन का विकास एक विशेष क्रम में होता है। 3 से 5 वर्ष के आयु का बालक जब किसी नई वस्तु या क्रिया को देखता है तो उसके विषय में केवल क्या सोचता है, यह चिंतन का निम्नतम स्तर है। 6 वर्ष की आयु तक बालक आते आते इसमें क्यों भी जुड़ जाता है तथा इस क्यों के उत्तर में वह कल्पनाएं भी करने लगता है। 12 वर्ष की आयु पूरी करते करते वह किसी भी समस्या के उपस्थित होने पर विश्लेषण, संश्लेषण, तर्क द्वारा उसका समाधान खोजने लगता है। यह चिंतन की उच्चतम सीमा होती है। अब यहाँ पर हम चिंतन के प्रकार देखेंगे, टाइप्स ऑफ थिंकिंग। देखिए, चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है जिसे निम्न भागों में वर्गीकृत करते हैं। तो देखिए, पहला है प्रत्यक्षीकरण चिंतन। तो ये क्या है? तो तथ्यों, सूचनाओं, घटनाओं और वस्तुओं के प्रत्यक्ष अवबोध पर आधारित यह चिंतन की सबसे सरलतम विधि है। इसे मूर्त चिंतन के रूप में भी जाना जाता है। इसके अनुसार बाह्य वातावरण के संपर्क भाग से चिंतन प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। चिंतन की इस विधि से छोटे बालक सबसे अधिक लाभान्वित होते हैं। इसमें किसी वस्तु के प्रतीक का अनुभव एवं चित्रण के माध्यम से ही समस्त घटना का वर्णन सामने आ जाता है। इस चिंतन का संबंध वर्तमान की वास्तविक वस्तुओं से होता है। इसके बाद है अमूर्त चिंतन या एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। यह मूर्त चिंतन से श्रेष्ठ है। इसमें वस्तुओं के प्रत्यक्षीकरण की आवश्यकता नहीं होती है। इस चिंतन का संबंध पूर्व निर्मित प्रत्ययों से होता है तथा चिंतन के इस रूप में व्यक्ति प्रतीक, चिन्ह एवं शब्दों के आधार पर भविष्य में किसी परिणाम तक पहुंच जाता है। उदाहरण के लिए लाल रंग को देखते ही खतरे को भांप लेना, ठीक है। यानी कि जो चिंतन है धीरे धीरे इसमें क्या होता है, अमूर्त रूप ले लेता है। यानी कि लाल रंग का मतलब खतरा होता है, ये दिमाग देखते ही समझ जाता है। फिर है सृजनात्मक चिंतन। इस चिंतन का संबंध नवीनता से है। इसमें विभिन्न घटनाओं व पूर्व मान्य नियमों का विश्लेषण एवं संश्लेषण कर उनमें संबंध को खोजा जाता है। इसमें व्यक्ति प्रायः समस्याओं का चयन और उसका समाधान, कार्यकरण संबंधों की विस्तृत व्याख्या कर अपने आधार पर नियम प्रस्तुत करता है। वैज्ञानिक आविष्कार इस चिंतन के फलस्वरूप ही संभव है। इसके बाद है तार्किक विचारात्मक चिंतन। यह सबसे उच्च श्रेणी का चिंतन है। इसमें लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए तर्कपूर्ण प्रणाली का सहारा लिया जाता है। चिंतन के इस प्रकार में समस्याओं के समाधान प्राप्ति में कई बार व्यक्ति अपने मार्ग से विचलित होकर मानसिक रूप से अन्यत्र विचरण करना प्रारंभ कर देता है। इसमें व्यक्ति की मानसिक योग्यताओं का और अधिक विकास होता है। व्यक्ति की आंतरिक परेशानियों और तनाव को दूर करने की यह सबसे उपयुक्त युक्ति है। मोन कीवी ने इसे विचारात्मक चिंतन का नाम दिया है। अब देखिए, चिंतन के उपकरण या साधन। तो चिंतन के उपकरण या साधन क्या है? तो देखिए, जब हम किसी समस्या पर विचार करते हैं तो विचार करते समय कुछ कठिनाइयां आती हैं। इन कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने के लिए कुछ उपकरणों का सहारा हम लेते हैं, जैसे कि प्रतिमा या इमेज। अपने व्यवहारिक जीवन में व्यक्ति जिन वस्तुओं का प्रत्यक्षीकरण करता है उनकी प्रतिमाएं उसके मस्तिष्क में बन जाती है। जैसे जिन भी व्यक्तियों से आप मिले हो, जिनसे आपने बातचीत की है, वो कभी भी आपको फिर मिलते हैं तो आपको ये चीज याद आती है, इस व्यक्ति से इस जगह मैं मिला था और किस पार्टी में मिला था, किसकी शादी में मिला था या कहां पर मिला था, ये आपको तुरंत याद आ जाता है। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति कोई भी वस्तु से जब हम मिलते हैं या हमारी आंखें उसको देखती हैं तो उसके बारे में एक इमेज या प्रतिमा बन जाती है। ठीक है, आवश्यकता पड़ने पर वह इन प्रतिमाओं का स्मरण कर सकता है। भिन्न भिन्न संवेदनाओं से संबंधित भिन्न भिन्न प्रतिमाएं व्यक्ति के मस्तिष्क में बनती हैं, जैसे कि स्पर्श, दृष्टि, सूंघना, श्रवण एवं स्वाद आदि। इनमें से दृष्टि प्रतिमा ही प्रधान मानी जाती है। जिस व्यक्ति में प्रतिमाएं जितनी अधिक स्पष्ट होती है वह व्यक्ति उतने ही ढंग से चिंतन कर सकता है। इसके बाद आती है बारी भाषा की। चिंतन प्रक्रिया का दूसरा प्रमुख साधन भाषा है। भाषा की सहायता से ही प्रतिमा व प्रत्यय में संबंध स्थापित करते हैं। व्यक्ति अपने विचारों को भाषा के माध्यम से ही व्यक्त करने में समर्थ होता है। भाषा का प्रत्येक शब्द किसी न किसी प्रतिमा या प्रत्यय का निश्चित बोध चिन्ह है। जिस व्यक्ति का भाषा ज्ञान जितना अधिक होगा वह व्यक्ति उतना ही अधिक विचार करने में सफल हो सकता है। अब चलिए यहाँ पर हम तर्क या रीजनिंग के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या क्या पढ़ा? हमने कल्पना पढ़ा, चिंतन पढ़ा। अब हम तर्क या रीजनिंग के बारे में पढ़ेंगे। तर्क चिंतन प्रक्रिया का सर्वश्रेष्ठ प्रकार है। तर्क का उपयोग समस्या के समाधान में किया जाता है। यह व्यक्ति के उसके बाह्य वातावरण से समायोजन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है।
तर्क व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण घटक है जो व्यवहार को नियंत्रित करता है। तर्क सदैव उद्देश्यपूर्ण होता है। तर्क की प्रक्रिया से प्राप्त परिणामों से निष्कर्ष निकाले जाते हैं। यह एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है जिसमें मस्तिष्क के व्यवस्थित स्वरूप का प्रयोग होता है। इरविंग के अनुसार तर्क एक विशेष प्रकार का चिंतन है जिसमें निष्कर्ष आधारिका के आधार पर प्राप्त किए जाते हैं। इसके बाद देखिए, तर्क विशिष्ट उद्देश्यों की एक चरणबद्ध प्रक्रिया है। किसने कहा है? गैरेट ने कहा है ये। इसके बाद मन ने क्या कहा है? तर्क व्यक्ति के विगत अनुभवों के आधार पर किसी समस्या का हल न होने की दशा में पूर्व अनुभवों के व्यवस्थित विश्लेषण द्वारा समस्या का समाधान प्राप्त होने की स्थिति है। ठीक है, क्रूज ने क्या कहा है? देखिए, यह तर्क एक अंतर्निहित व्यवहार है जिसमें अनेक प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, तर्क की क्या विशेषताएं होती हैं? तर्क की क्या विशेषताएं होती हैं या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? तो पहला है, तर्क एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। दूसरा है, तर्क का प्रयोग किसी समस्या के समाधान में शुरू प्रयत्नों के असफल होने पर किया जाता है। फिर है, तर्क की प्रक्रिया में पूर्व ज्ञान एवं अनुभवों का सहारा लिया जाता है। फिर है, तर्क एक प्रकार का अमूर्त चिंतन है, इसमें प्रतीकों का अत्यधिक प्रयोग किया जाता है। फिर है, यह मस्तिष्क की आंतरिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपनी मानसिक योग्यता का प्रयोग अन्वेषण के माध्यम से करता है। फिर है, तर्क के लिए मस्तिष्क को संगठित रूप से व्यवस्थित होकर प्रयास करना पड़ता है। फिर है, तर्क में सदैव निष्कर्ष निकाला जाता है और तर्क एक नियंत्रित, चयनित एवं चरणबद्ध चिंतन प्रक्रिया है। अब देखिए, तर्क के प्रकार। तर्क कितने प्रकार का होता है? तो तर्क दो प्रकार का होता है। पहला है आगमन तर्क। ठीक है, इंडक्टिव रीजनिंग। आगमन तर्क में उपलब्ध जानकारी, तथ्यों एवं प्रमाणों से निष्कर्ष निकाले जाते हैं और उपागमों का प्रतिपादन किया जाता है। अधिकतर वैज्ञानिक खोजी एवं अधिकतर आगमन प्रवृत्ति के ही होते हैं। साधारण घटनाओं के आधार पर सर्वमान्य नियम बनाने का तरीका आगमन तर्क में प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रकार आगमन तर्क एक विशिष्ट प्रकार की चिंतन प्रक्रिया है जिसमें घटनाओं के प्रत्ययों का वर्गीकरण करके उनके मध्य कार्यकरण संबंधों की व्याख्या की जाती है और नियमों का प्रतिपादन किया जाता है। इसके बाद है निगमन तर्क, डिडक्टिव रीजनिंग। निगमन तर्क में पहले से प्राप्त कथन के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। यह आगमन तर्क के विपरीत दशा है जिसमें पहले से खोजे गए ज्ञान को नई स्थितियों में प्रयुक्त किया जाता है। इस प्रक्रिया में सार्वभौमिक ज्ञान के द्वारा किसी विशेष प्रकार की समस्या का निदान किया जाता है। हेनरी रोडिमर के निगमन तर्क को अनुकूलित तर्क, वर्गीकृत तर्क एवं रेखीय तर्क के रूप में विभाजित किया गया है। अब देखिए, तर्क का प्रशिक्षण, ट्रेनिंग ऑफ रीजनिंग। विषयों का गहन अध्ययन। विषयों के गहन अध्ययन से तार्किक विकास में सहायता मिलती है, अतः बालकों की आवश्यकता एवं अवस्था के अनुसार संबंधित विषयों का गहन अध्ययन करने के लिए बच्चों को प्रेरित करना चाहिए। जब किसी विषय की हमें अच्छी नॉलेज होगी, अच्छे से समझ होगी, तभी हम उस विषय के बारे में किसी से तर्क या वितर्क कर पाएंगे। उपयुक्त समस्या को उपस्थित करना। तार्किक चिंतन का प्रारंभ किसी समस्या के उपस्थित होने पर ही होता है, अतः तार्किक चिंतन के विकास हेतु अध्यापकों को बालकों के समक्ष उनके पूर्व अनुभव, बौद्धिक तथा शैक्षिक स्तर को ध्यान में रखकर वांछित समस्या को प्रस्तुत करना चाहिए। बालकों के समक्ष जो भी समस्याएं प्रस्तुत की जाए वह उनके वर्तमान व्यवहारिक जीवन से संबंधित होनी चाहिए, तभी बच्चे अच्छे से उन समस्याओं को अपने से रिलेट कर पाएंगे और तभी वो उस समस्या का हल अच्छे से ढूंढ पाएंगे। जब तक हमारे सामने कोई समस्या नहीं आती, हमारे ऊपर नहीं बीतती है, हम उसको लाइटली लेते हैं, लेकिन जब हमारे ऊपर खुद वो समस्या आती है तब हम उसके ऊपर उस समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं। आगमन विधि का प्रयोग। पाठ्य विषयों के शिक्षण में शिक्षक को आगमन विधि का प्रयोग करना चाहिए। शिक्षक को स्वयं ही पहले किसी समस्या का समाधान नहीं प्रस्तुत करना चाहिए, वरन बालकों से ही समाधान करवाना चाहिए। कोई समस्या बच्चों के सामने रखें और फिर बच्चों से ही कहें कि इस समस्या का हल ढूंढो। इसके बाद है नवीनता का सिद्धांत। किसी समस्या के प्रति रुचि जागृत करने के लिए बालकों के समक्ष नवीन समस्याओं को प्रस्तुत करना चाहिए। उन्हें स्वयं करके एवं अनुभव द्वारा सीखने के लिए प्रोत्साहन एवं विशेष अवसर प्रदान करने चाहिए। फिर है एकाग्रता, संलग्नता एवं अन्वेषण प्रवृत्ति का विकास। तार्किक चिंतन के विकास के लिए शिक्षकों को एकाग्रता, संलग्नता एवं अन्वेषण प्रवृत्ति के विकास का पूर्ण अवसर देना चाहिए। इसके अभाव में तार्किक चिंतन नहीं हो सकता। फिर है तर्क एवं समस्या समाधान की वैज्ञानिक विधि का प्रयोग। शिक्षक को तर्क की वैज्ञानिक विधियों का ज्ञान प्रदान करना चाहिए। इस विधि से बालक स्वयं किसी समस्या का अध्ययन करके एक नियम या निष्कर्ष निकालने में समर्थ हो जाता है। ठीक है,
तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों ने यहाँ पर आज पढ़ा कल्पना, चिंतन और तर्क के बारे में। तो उम्मीद करती हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करिएगा दोस्तों, और अगर क्लास को शेयर नहीं किया तो प्लीज कॉलेज फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा। पिछली क्लासेस को अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। और जहां कहीं कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में घंटी का निशान होगा उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से जाए और आप बिना मिस किए हमारे सारे क्लासेस को ऐसे ही देखते रहें। जय हिंद।